नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस नए वीडियो में। तो हम लोग जो कल पेपर सॉल्व कर रहे थे वो पूरा नहीं हुआ था ना, तो उसके आगे से फिर देखेंगे। ठीक है। DU MA पॉलिटिकल साइंस का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है उसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। तो कल हम लोगों ने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। आज उसके आगे देखेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है इसका पहला पार्ट, तो आप उसे जाके ज़रूर देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर कर देता हूँ उसका। ठीक है। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 15 तक हम लोगों ने कर रखा है, तो 16th वाला देखेंगे। मैच द थिंकर विद देयर करस्पॉन्डिंग टेक्स्ट एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड। यहाँ पे आपको जो थिंकर्स हैं उनके ऑथर्स या फिर ऑथर्स को बुक्स या टेक्स्ट जो भी उन्होंने लिखा है उसके साथ मैच करना है। तो पहला है थ्यूशिडाइड। थ्यूशिडाइड, मॉर्गेनथाउ, कीनेथ वॉल्स, मैकियावेली, बहुत ही पॉपुलर थिंकर्स हैं ये। जैसे थ्यूशिडाइड ने लिखा था क्या, पेलोपोनेशियन वॉर। थर्ड ऑप्शन है इसका करेक्ट। तो थ्यूशिडाइड ने द पेलोपोनेशियन वॉर में क्या है, ये एक मिलियन डायलॉग है जिसमें एथेंस और स्पार्टा की जो लड़ाई हुई थी उसी पर डिस्कस किया गया है। थ्यूशिडाइड को हम फादर ऑफ साइंटिफिक हिस्ट्री भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है कि थ्यूशिडाइड इज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक हिस्ट्री। हेरोडोटस जो होता है वो उसको हम फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं, लेकिन थ्यूशिडाइड ने बाकायदा साइंटिफिक वे में हिस्ट्री को लिखा है। मॉर्गेनथाउ, मॉर्गेनथाउ क्या है इसका जो पॉलिटिक्स एमंग नेशन, तो करेक्ट ऑप्शन पॉलिटिक्स एमंग मॉर्गेनथाउ का फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा। आपको पता है कई पिछला क्वेश्चन मतलब कि DU में ही पूछा गया है 1948 पॉलिटिक्स एमंग नेशन का ईयर, पब्लिकेशन ईयर पूछा गया था। ठीक है। तो उसका जो पब्लिकेशन ईयर आपको अच्छे से याद करना है 1948 में। फादर ऑफ क्लासिक रियलिज्म एज वेल एज फादर ऑफ IR इंटरनेशनल रिलेशन, मॉर्गेनथाउ को क्लासिकल रियलिज्म का भी फादर बोलते हैं और इंटरनेशनल रिलेशन का भी फादर बोलते हैं। कीनेथ वॉल्स थर्ड वाला है, तो इसमें ये नियो रियलिज्म का फादर है। कीनेथ वॉल्स नियो रियलिज्म का फादर है और इसने जो बुक लिखी है वो थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स लिखी है। ठीक है। जो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, फादर ऑफ न्यू रियलिज्म, फादर ऑफ क्लासिकल रियलिज्म, फादर ऑफ IR, इन सबको भूलना नहीं है आपको, इनसे क्वेश्चंस डायरेक्टली बनते हैं। ओके। कहीं मैच करने के लिए आ जाएगा, कहीं आपको एलिमिनेट हेल्प मिल जाएगी अगर आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होगी। जैसे मैकियावेली, मैकियावेली जो बच रहा है प्रिंस है ना, तो प्रिंस के साथ साथ इसने एक बुक और लिखी थी आर्ट ऑफ वॉर 1521 में। ठीक है। मैकियावेली को शेक्सपियर क्या कहता है, द मर्डरस मैकियावेली। क्वेश्चन आया हुआ है कि शेक्सपियर ने क्रिटिसाइज करते हुए मैकियावेली को क्या कहा है कि द मर्डरस मैकियावेली। ओके। और हाँ, जो सिक्स प्रिंसिपल पे क्वेश्चन आता है कि मॉर्गेनथाउ का जो सिक्स प्रिंसिपल था क्लासिकल रियलिज्म पे, है ना, तो वही वो सिक्स प्रिंसिपल कौन कौन से थे, अच्छे से आप लोग इनको देख लीजिएगा। ऑप्शंस आते हैं, मीन्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सिक्स प्रिंसिपल पर उसके। ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ भी आपको मैचिंग करनी है। पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ द, यहाँ पे जो ऑथर्स हैं उनकी कुछ डिफिनीशंस हैं, उनके कुछ कोट्स हैं, उससे आपको ये मैच करना है। जैसे पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ द पॉसिबल, ये किसका कोट्स है। ठीक है, किसके कोट्स हैं आपको उससे मैच करना है। तो पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ द पॉसिबल ये बिस्मार्क का है। ठीक है, ऑटोन बिस्मार्क। ओके। मैन इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल, ये सबको पता होगा, एरिस्टोटल ने कहा है मैन इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल। पॉलिटिक्स इज़ अबाउट हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, बहुत ही पॉपुलर डिफिनेशन है ये पॉलिटिक्स की, हैरोल्ड लासबेल की। ठीक है। पॉलिटिक्स इज कैपेसिटी ऑफ एक्टिंग इन कंसर्ट, हैना अरेंट। ठीक है, ये एक सही है। यहाँ पे आपको कुछ जैसे ग्रामसी ने दिया था पावर एज कल्चरल हेजिमनी, ये है। और आपको कुछ जैसे यहाँ पे है द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, ये हन्ना आरेंट की बुक है। हन्ना आरेंट जो पॉलिटिक्स को क्या कहती है, पॉलिटिक्स इज कैपेसिटी ऑफ एक्टिंग इन कंसर्न, ये हन्ना आरेंट की बहुत ही पॉपुलर कोटेशन है। तो हन्ना आरेंट ने एक बुक लिखी है द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, वहीं से ये कॉन्सेप्ट निकलता है। और एक बुक 1963 में इन्होंने पब्लिश की थी हन्ना आरेंट ने, ऑन रेवोल्यूशन, जो ज़्यादातर पूछी जाती है। दो बुक्स हैं, एक है ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, दूसरी है ऑन रेवोल्यूशन 1963 में। ठीक है,
2 बुक्स इनकी याद रखो, हैना आरेंट की। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। Which among the 4 Vedas gives importance to Indra in its hymns? ये पॉलिटिकल थॉट का क्वेश्चन है, डीयू के सिलेबस में है, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन बीएचयू में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऋग्वेदा। ठीक है, ऋग्वेद में आपको इंद्र के हाइम्स, इंद्र से रिलेटेड हाइम्स मिल जाएंगे। तो कुछ चीज़ें आप जान लो, जैसे सामवेद। ऋग्वेद क्या है? सबसे जो पुराना वेद है, अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ वेदा जो है वो ऋग्वेद है। सामवेद में आपको क्या है, सिंगिंग और म्यूजिक से रिलेटेड रेफरेंस मिल जाएंगे। यजुर्वेद में आपको यजुर्वेद को वैसे बुक्स ऑफ प्रेयर भी कहते हैं। ठीक है, अथर्ववेद है, इसमें मैजिक्स और फिर चार्म्स, इन सब जादू और टोना टोटका, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको इसमें मिल जाएगी अथर्ववेद में। ठीक है, और कभी कभी क्वेश्चंस आ जाता है कि टोटल वर्सेस कितने हैं, मानी ऋचाएँ कितनी हैं वेद में, तो 10,600। ठीक है, ओके। तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 19। When was gender mainstreaming adopted as official event policy by the UN General Assembly? अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो कल के वीडियो में क्या था? कल के वीडियो में हमने इवन पे अच्छे से डिस्कस किया था। वहाँ पहला क्वेश्चन और 6th वाला क्वेश्चन इवन से रिलेटेड था। तो इवन पे एक ही पेपर में तीसरा क्वेश्चन आपको मिल रहा है, इसीलिए मैंने कहा था यूनाइटेड नेशन को अच्छे से कवर कर लो। वो पिछला वीडियो देख लेना, उसमें कई सारी चीज़ें मैंने यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड बताई हैं आपको। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 1980 होगा। ओके, जो भी और इससे रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे सार्क हो गया है ना, बहुत सारी हैं चीज़ें जो आपकी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से, उनके बारे में अच्छे से आप इन्फॉर्मेशन रख लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं। 14th सार्क समिट हेल्ड इन न्यू दिल्ली इन 2007 एज स्ट्रेस्ड ऑन। ये तो पुराना क्वेश्चन है कुल मिला के। इम्प्रूविंग, जब ये चारों ऑप्शन आप पढ़ोगे तो शायद आप इसको आसानी से कर ले जाओ। इम्प्रूविंग इंट्रा रीजनल कनेक्टिविटी, ठीक है, 2007 में जो समिट हुई थी उस पर ये स्ट्रेस किया गया था। सार के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्वाड के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बिम्स्टेक के बारे में, आसियान के बारे में, एशियो के बारे में, जितने भी ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको आप अच्छे से देख लीजिए। जैसे सार्क की बात करें, सार्क में 8 मेंबर हैं। ठीक है, अफ़गानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, और कौन सा है, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया। ये सार्क के, पाकिस्तान की वजह से सार्क का जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो गया है। हेडक्वार्टर इसका नेपाल में, काठमांडू नेपाल में है ना। कभी कभी फुल फॉर्म तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, कभी कभी आपको उसके टर्म्स पूछ लेते हैं, जैसे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है ना, तो इसमें से एक आध टर्म्स आपको पूछ लेगा। ओके, तो मेरे कहने का मतलब है इनसे रिलेटेड जितने भी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे क्वाड, इंडिया इज़ ए मेंबर ऑफ क्वाड, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूएस, है ना, ये 4 कंट्रीज मिलकर क्वाड बनाती हैं। तो किसने प्रोपाउंड किया था? शिंजो आबे, जापान का जो पीएम था, 2007 में इसने प्रोपाउंड किया था ये कॉन्सेप्ट क्वाड का, कि हम 4 मिलकर क्वाड बनाते हैं। ओके, बिम्स्टेक का सेम कॉन्सेप्ट, आसियान का, एशियो का, इन सबको अच्छे से कवर करिए। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। कबीर इज कंसीडर्ड अ पॉलिटिकल थियरिस्ट बिकॉज। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, डीयू के सिलेबस को फॉलो करते हुए आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, डीयू का सिलेबस, अगर आप डीयू एंट्रेंस दे रहे हो, किसी अदर यूनिवर्सिटी से हो, तो ज़रूर एक बार डीयू का जो अंडर ग्रेजुएट मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप चेक कर लेना। ठीक है, डीयू के सिलेबस में जितने भी थिंकर हैं उन पर आपको मेनली फोकस करना है। कबीर है, अबुल फजल है ना, रविन्द्रनाथ, ये सारे मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से डीयू का सिलेबस देख लेना, जो डीयू अदर यूनिवर्सिटीज़ से हैं। तो यहाँ पर देखो, कबीर इज़ कंसिडर्ड अ पॉलिटिकल थियरिस्ट बिकॉज, क्यों? करेक्ट ऑप्शन इसका है ही क्वेश्चंस बर्थ बेस्ड आइडेंटिटीज। ओके, ही इज़ अ पोएट, ही इज़ अ फेमिनिस्ट, इसका कोई मतलब ही नहीं, ही इज़ अ पॉटर, तो करेक्ट ऑप्शन इसका फर्स्ट ही है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। द मेटेरियलिस्ट कॉन्सेप्शन ऑफ हिस्ट्री व्यूज हिस्ट्री। द मेटेरियलिस्ट कॉन्सेप्शन ऑफ हिस्ट्री व्यूज हिस्ट्री, कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन है? करेक्ट ऑप्शन इसका है
एज फर्स्ट वाला, एज क्रिएशन ऑफ मैन सब्जेक्ट टू एम्पेरिकल लॉज। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। कुछ क्वेश्चंस आपको सिर्फ और सिर्फ छोड़ने के लिए आते हैं, उन पे ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है, कि उसी को लेके परेशान हो, उनको मूव ऑन करना है। हु एमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड फादर ऑफ लिबरलिज्म? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फादर ऑफ लिबरलिज्म किसे कहा जाता है? हॉब्स, लॉक, मैकियावेली, रूसो। तो लॉक को हम कहते हैं फादर ऑफ लिबरलिज्म, ठीक है। जनरली क्या होता है, लॉक को कहा जाता है कि ये जो मॉडर्न लिबरलिज्म है उसका फादर माना जाता है, ठीक है। लिबरलिज्म आए या फिर मॉडर्न लिबरलिज्म आए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, लॉक को ही टिक करना है। ओके, हॉब्स क्या है? ये आपको हॉब्स हो गया, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर है। लेवियाथन इसने बुक लिखी थी, उसके बारे उसी की वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। फर्स्ट मॉडर्न थिंकर भी इनको बोलते हैं। ग्रैंड, और हाँ, लिबरलिज्म जो है ना, जैसे ये फादर ऑफ लिबरलिज्म है, मॉडर्न लिबरलिज्म लॉक है, तो ग्रैंड फादर ऑफ लिबरलिज्म या फिर इंडिविजुअलिज्म हॉब्स को बोला जाता है। ये चीज़ आपको इसको मेंशन करके रखो, ग्रैंड फादर ऑफ लिबरलिज्म हॉब्स एंड फादर ऑफ लिबरलिज्म लॉक। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, रूसो है, मैकियावेली को आप लोग अच्छे से जानते हो, द प्रिंस लिखा है ना, आर्ट ऑफ वॉर लिखा है। रूसो ने जनरल बिल का कॉन्सेप्ट दिया है। जनरल बिल को उसने रियल बिल बताया है, और इसने डिवाइड कर दिया है कि रियल बिल, एक्चुअल बिल, दो चीज़ें डिवाइड कर रखी हैं। जो रियल बिल को इसने बताया है रूसो ने, कि वो हायर सेल्फ से गाइडेड होती हैं। जैसे हम लोग हायर सेल्फ में स्टडी कर रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, है ना, किसी साइंटिफिक टूर पे गए हैं, नासा विजिट कर रहे हैं, इसरो विजिट कर रहे हैं, तो वो हमारी रियल बिल है, मीन्स वो हायर सेल्फ से गाइडेड है। लोअर सेल्फ में जो एक्चुअल बिल होती है वो लोअर सेल्फ से गाइडेड होती है ना। प्यार मोहब्बत इसकी बातें कर रहे हैं, तो ये लोअर सेल्फ वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये आपको देखना है। और रूसो ने बुक्स भी लिख रखी हैं अच्छी अच्छी, जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गई, 1762 में लिखी है। इमाइल, ये बहुत ही गजब की ट्रीटी है ऑन एजुकेशन, इमाइल 1762 में। दोनों बुक एक ही ईयर में पब्लिश हुई हैं। ओके, चलो फिलहाल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। आपको अच्छे से परेशान नहीं होना है, बस साथ साथ सब कुछ देखते हुए जाना है, जितने भी, ये नहीं बस क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, उसके साथ जो ऑप्शन है उनको उन पर क्वेश्चन आप करिए, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे आप आया है, मान लो 24 हम देख रहे हैं ना, तो पार्था चटर्जी, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्ट कॉलोनियल थियरिस्ट? पोस्ट कॉलोनियल थियरिस्ट कौन सा नहीं है, ठीक है। तो पोस्ट कॉलोनियलिस्ट थियरी कौन, यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये था, इसका सही ऑप्शन तो कार्ल मार्क्स है, लेकिन आपको करना क्या है, पार्था चटर्जी यहाँ पे आया, तो पार्था चटर्जी से रिलेटेड पुराने क्वेश्चंस आप सर्च करो, ठीक है। उस पर कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं, सुदीप्ता कविराज पे कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना। ऐसे ये कहने का मतलब है कि प्रैक्टिस करो। प्रीवियस ईयर सॉल्व करने का मतलब ऐसे ही नहीं है कि बस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या है टिक करते चले जाओ, उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उनको भी आप करो। तो पोस्ट कॉलोनियल थियरिस्ट कार्ल मार्क्स को छोड़ के बाकी सारे हैं, तो इसमें नॉट है ना, इसको देखना है। तो पार्था चटर्जी पोस्ट कॉलोनियल थिंकर है, सुदीप्ता कविराज है, होमी के भाभा है, कार्ल मार्क्स नहीं है, ठीक है। ये चीज़ है, मतलब पोस्ट कॉलोनियल का यही होता है कि पास्ट एंड प्रेजेंट का जो इफ़ेक्ट होता है हमारी कॉलोनियल एक्सपीरियंस में, वही चीज़ है पोस्ट कॉलोनियल, ठीक है। इस पर क्या है, एडवर्ड सेड ने बहुत अच्छा काम किया है, उनको फादर बोला जाता है, फादर ऑफ क्या बोलते हैं, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, ठीक है, फाउंडिंग फादर ऑफ पोस्ट कॉलोनियलिज्म। इन्होंने एक बुक लिखी थी एडवर्ड सेड ने 1978 में, ओरिएंटलिज्म करके है, ठीक है। बहुत ही बार ऐसा कोई मुश्किल से कोई पेपर होगा जहाँ पे ये एडवर्ड सेड का क्वेश्चन आया हो उनकी बुक के बारे में, मतलब मैचिंग में मिल जाएगा या स्पेसिफिक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको एडवर्ड सेड के बारे में, ठीक है। तो ये ओरिएंटलिज्म बुक इनकी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। ओके, इसमें होता ये है, ओरिएंटलिज्म में एडवर्ड सेड ने ये आर्गूमेंट दे रखा है कि यार जो वेस्टर्न एक्सप्लोरर होते हैं, जो वेस्टर्न थिंकर होते हैं, फिलोसफर होते हैं, पोइट्स होते हैं, नॉवलिस्ट होते हैं, जितने भी हैं, है ना, इन लोगों ने एक फॉल्स ट्रुथ क्रिएट कर रखा है, फैब्रिकेट, एक ये कह सकते हो जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं या फिर ओरिएंट कंट्रीज़ हैं ना,
जैसे हम लोग ईस्टर्न कंट्री, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, दीज आर द ईस्टर्न कंट्रीज़, है ना। साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गई जो लेस डेवलप हैं या फिर डेवलपिंग हैं। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ के थिंकर्स ने एक फॉल्स इमेज क्रिएट कर रखी है, फैब्रिकेटेड इमेज क्रिएट कर रखी है कि यार हम लोग तो बेकार हैं, है ना। क्रिटिसाइज़ करते हैं हम लोगों का। जैसे अब एक, चलो इसकी बात बाद में करेंगे फिलहाल। तो ये चीज़ उन्होंने ओरिएंटलिज्म में मेंशन कर रखी है। ओके, मैंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रखा है ईस्टर्न कंट्रीज़ को वेस्टर्न थिंकर्स ने। वही ओरिएंटलिज्म में एडवर्ड सेड ने अच्छे से मेंशन किया। एडवर्ड सेड ओरिएंटलिज्म 1978, ये चीज़ भूलना नहीं। और ये फादर ऑफ पोस्ट कॉलोनियलिज्म है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। विद whom वुड यू एसोसिएट केव एलिगरी? केव एलिगरी का कॉन्सेप्ट आपको पता है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बता देती हूँ। जैसे पार्था चटर्जी, तो पार्था चटर्जी का जो क्वेश्चन आता है वो ज़्यादातर बुक्स पे आता है, कि पार्था चटर्जी की पॉपुलर बुक्स पे क्वेश्चन आता है। इन्होंने 2 किताबें बहुत ही जो पॉपुलर हैं इनकी, जो ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछा जाता है, जेएनयू में इन पे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। नेशनलिस्ट थॉट एंड द कॉलोनियल वर्ल्ड, ठीक है, ये डेरिवेटिव डिस्कोर्स, जहाँ भी नेशनलिज्म के साथ डेरिवेटिव डिस्कोर्स लग जाए तुरंत वहाँ पे आपको पार्था चटर्जी को टिक कर देना है, ठीक है। जो दूसरी बुक है वो द नेशन एंड इट्स फ्रेगमेंट है। पार्था चटर्जी की ये दोनों बुक आपको याद रखनी है, द नेशन एंड इट्स फ्रेगमेंट, और पहली बुक है नेशनलिस्ट थॉट एंड द कॉलोनियल वर्ल्ड, डेरिवेटिव डिस्कोर्स। ओके, सुदीप्ता कविराज की बात कर लें तो इनकी जो मेन एक ही बुक है वो है द ट्रेजेक्ट्रीज। बुक्स तो कई लिखी हैं इन्होंने, लेकिन जो मेन क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिन बुक्स पर, वो है 2010 में एक बुक पब्लिश हुई थी इनकी, द ट्रेजेक्ट्रीज ऑफ द इंडियन स्टेट। बस इसी को याद कर लो, द ट्रेजेक्ट्रीज ऑफ द इंडियन स्टेट 2010 में पब्लिश हुई थी। कभी कभी रीअरेंज करने का आ जाता है ना। सुदीप्ता कविराज, पार्था चटर्जी, इनकी बुक्स के नाम आ गए और रीअरेंज करने के लिए आ गए। तो जो पॉपुलर बुक्स होती हैं ना, उनका आपको डेट या फिर पब्लिकेशन ईयर याद करके रखना है। ओके, तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। विद whom वुड यू एसोसिएट केव एलिगरी? केव एलिगरी का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है प्लेटो के समय का, है ना। प्लेटो का कॉन्सेप्ट है ये एलिगरी ऑफ केव, जिसमें वो विजिबल वर्ड की बात करता है, इंटेलेक्चुअल वर्ड की बात करता है। माने विजिबल वर्सेस इंटेलिजिबल वर्ड है शायद, है ना। इंटेलिजिबल वर्ड की बातें करता है। माने जो विजिबल वर्ड है वो फेक वर्ड है, जो इंटेलिजिबल वर्ड है वो रियल वर्ड है। एलिगरी ऑफ केव में यही चीज़ बताता है प्लेटो। अब प्लेटो की कई सारी चीज़ें हैं। आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट उसने दिया है ना। कम्युनिटी ऑफ वाइब्स एंड प्रॉपर्टीज़ का कॉन्सेप्ट दिया है। और जो 3 क्लास की बातें उन्होंने की हैं, फिलोसफर किंग, सोल्जर, प्रोड्यूसर। एक क्वेश्चन पिछली बार आया था कि क्या प्लेटो ने फिलोसफर क्वीन की भी बात की है? कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए। स्टेट इज़ ए इंडिविजुअल रिट लार्ज, ये कोटेशन कई बार पूछा गया है क्वेश्चन पेपर्स में। प्लेटो की ये कोटेशन कि स्टेट इज़ इंडिविजुअल रिट लार्ज, है ना, ये किसकी कोटेशन है? ये प्लेटो की कोटेशन है, ये कई बार पेपर में आया है। तो इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। कम्युनिटी ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टीज़ में यही था कि जो सोल्जर और प्रोड्यूसर क्लास हैं, मतलब यही था कि सॉरी, जो प्रोड्यूसर क्लास है सिर्फ वही फैमिली और वाइफ्स रख सकता है, प्रॉपर्टी रख सकता है। बाकी जो फिलोसफर क्लास है या फिर सोल्जर क्लास है, अपर 2 क्लासेस, वो एलिजिबल नहीं है, उनके पास कोई राइट नहीं है फैमिली या फिर प्रॉपर्टी का। ओके, तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। 26 में क्या है? व्हाट इज़ द सेंट्रल एजम्पशन ऑफ मॉडर्नाइजेशन थियरी? मॉडर्नाइजेशन थियरी का सेंट्रल एजम्पशन क्या है? जब चारों ऑप्शन आप पढ़ोगे तो करेक्ट ऑप्शन आपको खुद ब खुद मिल जाएगा इसमें। ऑल सोसाइटीज, ठीक है, ऑल सोसाइटीज शुड फॉलो द पाथ विच मॉडर्न वेस्टर्न स्टेट्स हैव अडॉप्टेड इन ऑर्डर टू बिकम मॉडर्न। आराम से मिल जाएगा, डोंट वरी। ये एक्चुअली आता है हमारा मॉडर्नाइजेशन थियरी का जो ओरिजिनेशन है वो मैक्स वेबर की आइडिया से आता है, याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन आ सकता है। मैक्स वेबर की आइडिया से मॉडर्नाइजेशन थियरी का ओरिजिनेशन होता है। टेलकॉट पर्सन भी मॉडर्नाइजेशन थियरी पे वर्क करते हैं, ठीक है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। द साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साफ्टा हैज़ नॉट बीन अ सक्सेस
बिकॉज ऑफ। वैसे ये इररिलेवेंट क्वेश्चन हो चुका है। इसमें नैरो एक्सपोर्ट बेस ऑफ कंट्रीज फर्स्ट और थर्ड करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नैरो एक्सपोर्ट बेस ऑफ कंट्रीज़ है, पॉलिटिकल हर्डल्स हैं, ये दो रीज़न है जिसकी वजह से जो साफ्टा है हमारा वो सक्सेस नहीं हुआ है। इसका एम क्या था पता है? साफ्टा का एम यही था कि जो हमारी कस्टम ड्यूटीज़ नहीं है, जो हम ट्रेड करते हैं उसकी जो कस्टम ड्यूटी होती है ना, उसको रिड्यूस करना है। रिड्यूस कितना करना है? 2016 तक इसको ख़त्म कर देना है ना। 2011 में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था साफ्टा का, सॉरी 2011 में नहीं हुआ था, 2004 में हुआ था, और 2011 में अफ़गानिस्तान ने इसको ज्वाइन किया था। 2004 में जब ये साइन हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, तो इसमें यही कहा गया था कि भाई हम इसको क्या करेंगे, जो कस्टम ड्यूटीज़ है हमारी, जो हम एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं, उसको कम करना है। कम कितना करना है? 2016 तक जीरो कर देना है, जो कि हुआ नहीं, इसीलिए ये अनसक्सेसफुल रहा है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जितने भी ये होते नहीं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हाल फिलहाल में हो रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, इन पर थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, गूगल सर्च कर ले। क्वेश्चन नंबर 28, इन अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया हैज़ बीन गिवन द एक्सक्लूसिव राइट ओवर द रिवर्स। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन, मतलब ये 2018 का पेपर है ना, 2021 में भी यही क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर को अच्छे से करना है। तो यहाँ पर जो डिस्प्यूट की बात है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी हो रखी है ना। वो कब हुई थी? 1960s में हुई थी, 19 सितंबर 1960 में। उस समय प्रेसिडेंट कौन था? जवाहरलाल नेहरू इंडिया के प्रेसिडेंट थे, और पाकिस्तान में प्रेसिडेंट कौन था? अयूब खान थे, ठीक है। अयूब खान प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे। इन दोनों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था कश्मीर में, ठीक है। सॉरी कश्मीर नहीं, कराची में हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था, कराची में। तो 1960s में इसमें यही हुआ था। जो वेस्टर्न रिवर है और जो ईस्टर्न रिवर है, वेस्टर्न रिवर आप कौन कौन सी है? वेस्टर्न रिवर का मतलब वेस्टर्न रिवर पाकिस्तान की तरफ जाएगी और ईस्टर्न रिवर इंडिया की तरफ आएगी। माने ईस्टर्न रिवर पर जो कंट्रोल होगा वो इंडिया का होगा, पाकिस्तान का जो कंट्रोल होगा वो वेस्टर्न रिवर पर होगा। ओके, तो ईस्टर्न रिवर कौन सी है? रवि, ब्यास, सतलज, ये ईस्टर्न रिवर है। और जो वेस्टर्न रिवर है वो चेनाब है, इंडस है, झेलम है, तीन तीन हैं। रवि, ब्यास, सतलज ईस्टर्न रिवर है जिस पर इंडिया का कंट्रोल होगा, चेनाब, इंडस, झेलम ये वेस्टर्न रिवर है जिस पर पाकिस्तान का कंट्रोल होगा। ये ट्रीटी का जो मेन आर्गूमेंट है या मेन कॉन्सिक्वेंस है, मेन रिजल्ट है, वो यही है कि भाई आप ईस्टर्न रिवर पर कंट्रोल करो, हम वेस्टर्न रिवर पर कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इसका जो नेगोशिएटर था क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो इंडस वाटर वेस्टर्न इंडस वाटर नहीं, हाँ इंडस ही वाटर है यार, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी जो है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, उसका नेगोशिएटर कौन था? वर्ल्ड बैंक थी, ठीक है। बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये, वर्ल्ड बैंक ने नेगोशिएट किया था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, इकबाल पे क्वेश्चन आया हुआ है। इकबाल पे क्वेश्चन इसीलिए आया हुआ है क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट है दिल्ली विश्वविद्यालय का, ठीक है। तो इकबाल की समाज की विचारधारा क्या है? कम्युनिटी के बारे में आइडिया ऑफ कम्युनिटी क्या है? ट्रांसनेशनल है। ओके, करेक्ट ऑप्शन इसका पहला वाला है, ट्रांसनेशनल। यहाँ पे क्वेश्चंस इकबाल से रिलेटेड आते रहते हैं, है ना। कौन से? ज़्यादातर वैसे बुक्स का आता है क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट तो ज़्यादा कुछ है नहीं, तो यही आइडिया ऑफ कम्युनिटी पे इनका कॉन्सेप्ट है। बाकी इन्होंने बुक्स अच्छी अच्छी लिख रखी हैं। बंगे धारा, तरानाए मिल्ली, ये दोनों बुक्स पूछी जा चुकी हैं। जावेद नामा अभी शायद नहीं पूछा गया है। सारे जहाँ से अच्छा, ये 4 किताबें आपको याद रखनी है, ठीक है। इकबाल की 4 किताबें, बंगे धारा, तरानाए मिल्ली, जावेद नामा, सारे जहाँ से अच्छा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है? मार्शल प्लान वाज मीन्ड फॉर, मार्शल प्लान वाज मीन्ड फॉर रिबिल्डिंग वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको
आपको याद होना चाहिए। मार्शल प्लान क्या था? मार्शल प्लान क्या था? इसका एक तो हिडन एजेंडा भी था। ये कम्युनिज्म जो रशिया के द्वारा स्प्रेड हो रहा था उसको रोकने की कोशिश थी। इसका हिडन एजेंडा यही था कि वो जो कम्युनिज्म स्प्रेड हो रहा था रशिया का, उसको रोकने की कोशिश थी। इसीलिए उसने बहुत सारा क्या किया था, इकोनॉमिक रिकवरी प्रोग्राम चलाए थे। ठीक है, बहुत सारा पैसा उन्होंने, करीबन 13 बिलियन यूएस डॉलर उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज़ को ट्रांसफ़र किया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद। कि जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में तबाही हुई थी, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था, है ना, उसको रिकवर करने के लिए 13 बिलियन यूएस डॉलर उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज़ को ट्रांसफ़र किया था। मार्शल प्लान के तहत अमेरिका ने ऐसा किया था। ठीक है, एज अ फॉरेन एड। लेकिन 1948 में हुआ था ये। लेकिन इसका एक हिडन एजेंडा भी है। हिडन एजेंडा क्या है कि यार हम जो कम्युनिज्म है रशिया का उसको रोकेंगे, अपनी जो हेजेमनी है अमेरिका की उसको इस्टेब्लिश करेंगे, यूनाइटेड स्टेट की, है ना, यूरोपियन हेजेमनी इस्टेब्लिश करेंगे। ये चीज़ थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है हिडन एजेंडा क्या था, बाकी मार्शल प्लान क्या है वो तो आता ही है क्वेश्चन। नो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 31 में क्या है, बट इन द लॉन्ग रन इट वुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल टू फॉरगेट दैट देयर इज anything like a majority or minority in the country and that in India there is only one community who gave the statement in the Constituent Assembly of India। किसने दिया था ये स्टेटमेंट? जब क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो शायद आप कर ले जाओ, सरदार पटेल ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, सरदार पटेल ही ऐसा कह सकते हैं क्योंकि वो जोड़ने की बातें करते हैं, उन्होंने जोड़ा भी है लोगों को। तो यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट ये है कि यार कोटेशन आप लोग याद करिए। जैसे अंबेडकर के कोटेशंस हो गए, है ना, जवाहरलाल नेहरू के कोटेशंस हो गए, गांधी के कोटेशंस हो गए, जो इम्पोर्टेंट थिंकर्स हैं, है ना। नेहरू के एक आध दो कोटेशन है जो इम्पोर्टेंट है। और ड्राफ्टिंग कमेटीज़, जो इम्पोर्टेंट कमेटीज़ हैं उनके बारे में भी क्वेश्चन आता है। जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी हो गई, ड्राफ्टिंग कमेटी, जैसे इसका वो हेड कौन था, प्रेसिडेंट बी आर अम्बेडकर था। यूनियन पावर कमेटी नेहरू था। स्टीयरिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद जी थे। और बिजनेस कमेटी के एम मुंशी जी थे। ठीक है, ये लोग थे। और फेमस कोटेशन की बात कर लें तो अम्बेडकर जी का एक कोटेशन था कि ये जो आर्टिकल 356 है ना, वो लाइक अ सेफ्टी वॉल्व काम करता है। आर्टिकल 356 इज़ लाइक अ सेफ्टी वॉल्व, अम्बेडकर का कोटेशन है, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन आता है आर्टिकल 32 पे, अम्बेडकर का ही कोटेशन है कि आर्टिकल 32 इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो ये दोनों कोटेशंस आपको अम्बेडकर के याद रखने हैं। ठीक है, बाकी आप देखते रहिए नेहरू और गांधी वगैरह के जो मेन आर्टिकल लिखे, उसको आर्टिकल्स का एक अलग नोट्स बना लीजिए, उस पर आर्टिकल ही लिखिए, मीन्स आर्टिकल का मतलब कोटेशंस ही लिखिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। इंडिया हैज़ काला पानी एंड सुस्ता टेरिटोरियल डिस्प्यूट विद, वैसे ये डिस्प्यूट रिसॉल्व हो गया है, नेपाल के साथ था ये। ओके, तो आपको यहाँ पे बॉर्डर डिस्प्यूट्स जितने हैं, वैसे लगभग सारे डिस्प्यूट ख़त्म हो गए हैं। चाइना के साथ कुछ है, बांग्लादेश की भी साथ डिस्प्यूट था, अभी हमने पिछले साल उसको ख़त्म किया। मैरी टाइम एक्सरसाइजेज जो हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो हैं, बॉर्डर लाइंस जो हैं, इन पर क्वेश्चंस आते हैं, आप इनको अच्छे से करिए। जैसे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसको हम क्या कहते हैं, आईवी कहते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर। इंडिया म्यांमार के बीच में क्या है, पेम्बल्टन लाइन कहते हैं। इंडिया भूटान के बीच में रेड क्लिफ लाइन, आपको सबको पता है। इंडिया चाइना मैकमोहन लाइन। इंडिया पाकिस्तान एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल। और इंडिया अफगानिस्तान, वैसे इंडिया अफगानिस्तान तो नहीं होता है, लेकिन जब इंडिया अनडिवाइडेड था तब पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा था, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर लाइन है उसको हम डूरन लाइन कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन अगर आ जाए इंडिया और अफगानिस्तान तब भी डूरन लाइन होगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 33। स्टेट ऑटोनॉमी इज चैलेंज्ड इन द पोस्ट वेस्टफेलियन ऑर्डर बिकॉज, वेस्टफेलियन ट्रीटी पे हमने क्वेश्चन कर रखा था कल वाले वीडियोज़ में, आप उसे देख लीजिएगा। तो इसमें ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा तो कर ले जाओगे, वेस्टफेलिया का कुछ भी अगर आपने पढ़ा है तो कर ले जाओगे ये क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन पहला वाला है।
In a more interdependent world, national governments are forced to engage in extensive multilateral collaboration and cooperation simply to achieve domestic objectives. Okay, 1648 में हमारी ट्रीटी हुई थी वेस्टफेलिया की। 30 ईयर वॉर जो था वो ख़त्म हो गया था, डच को इंडिपेंडेंस दे दिया गया था, कई सारी चीज़ें हुई थी, ठीक है। फ्रांस के कुछ स्टेट उनको वापस कर दिए गए थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। Who amongst the following is the exponent of negative and positive peace? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो। जॉन गल्टन, करेक्ट ऑप्शन क्या है? जॉन गल्टन। ओके, इसमें ये निगेटिव पीस और पॉजिटिव पीस पहले आपको पता होनी चाहिए क्या है यार। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है निगेटिव पीस। अ पीस विदाउट जस्टिस, है ना। कोई भी पीस है, जैसे बहुत कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, ठीक है, दो पार्टीज़ के बीच में, लेकिन उनमें पीस इस्टेब्लिश हो जाए बिना जस्टिस के, तो वो पीस क्या होगी? निगेटिव पीस होगी। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट इसने दे रखा है। पॉजिटिव पीस में क्या होता है? पॉजिटिव पीस में यही होता है कि ये जो कॉजेज़ ऑफ वॉर हैं, कॉजेज़ ऑफ वॉर, वायलेंस, इनजस्टिस, इन सब के जो रूट कॉज होते हैं ना, उनको एलिमिनेट कर दो यार। उनको एलिमिनेट करके जब पीस आती है तो वो पॉजिटिव पीस होती है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इन पे क्वेश्चन आ सकते हैं कि जॉन गेल्टिंग ने जो नेगेटिव पीस की डिफिनेशन दे रखी है वो क्या है। तो यही चीज़ें हैं, इनको याद कर लो कि अ पीस विदाउट जस्टिस वो नेगेटिव पीस है, और जो पॉजिटिव पीस में क्या होता है, जो रूट कॉजेज हैं वॉर के, वायलेंस के, इनजस्टिस के, है ना, इनको हम एलिमिनेट कर देते हैं, तो वो हमारा पॉजिटिव पीस होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ है। जॉन डीवी को के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में कई सारी चीज़ें पता होनी चाहिए फिलहाल, पता होंगी आपको। जॉन डीवी कौन था? जॉन डीवी बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर है। इस पर एक आध क्वेश्चन तो पक्का है, समझ लो, हमेशा आता है, हर पेपर में मिल जाएगा। प्रैग्मेटिस्ट थिंकर है ये। अंबेडकर की वजह से ये क्वेश्चन बन जाता है इस पर। अंबेडकर का टीचर है, टीचर ऑफ अंबेडकर, ठीक है। तो अंबेडकर के टीचर हैं जॉन डीवी, और प्रैग्मेटिस्ट थिंकर हैं। जो अंबेडकर का प्रैग्मेटिज्म है वो इन्हीं से इन्फ्लुएंस्ड है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। हु एमंग द फॉलोइंग वुड यू एसोसिएट द कॉन्सेप्ट ऑफ टिरैनी ऑफ मेजॉरिटी? टिरैनी ऑफ मेजॉरिटी, यहाँ पे मिल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इसका थर्ड है। टिरैनी ऑफ मेजॉरिटी, या यू कैन से इसको ये भी कहते हैं टिरैनी ऑफ मासेस भी कहते हैं। इसमें होता क्या यार, जैसे होता यही है कि कोई सिचुएशन है, समझ लो सिचुएशन इन सिचुएशन है, कोई भी सिचुएशन है जहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स रहते हैं, सोसाइटी में बहुत सारे ग्रुप्स रहते हैं। तो उसमें क्या होता है, कोई एक ऐसा ग्रुप जो अपने आप को समझे कि यार हमारे साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है ना। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी सिचुएशन वैसी है। और मोस्ट ऑफ पीपल जो हैं सोसाइटी के, डेमोक्रेटिक सोसाइटी या डेमोक्रेटिक कंट्री के, वो अपनी सिचुएशन का फ़ायदा उठा रहे हैं, है ना। तो माने एक ऐसा ग्रुप सोसाइटी का जिसकी वजह से, जो मेजॉरिटी ग्रुप है, जिसकी वजह से दूसरा अपोजिट ग्रुप जो कंपैरिजन माइनॉरिटी में है, वो अपने आप को समझे कि यार इनकी वजह से हमको थोड़ा सा अनफेयरली ट्रीट किया जा रहा है। तो वही है टिरैनी ऑफ मेजॉरिटी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट किस बुक में आया है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये मिल की एक किताब आई थी 1859 में। जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर किताबें होती हैं ना यार, उनको आप लोग क्या करोगे, उनका डेट, पब्लिकेशन ईयर मस्ट है, बहुत हेल्प होगी पेपर में। तो ऑन लिबर्टी पब्लिश हुई थी 1859 में, उसी में टिरैनी ऑफ मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है। और माने ये तो मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट है, मेजॉरिटी पे तो इन्होंने बताया, लेकिन वर्क इस पे किया है, माइनॉरिटी पे किया है। तो माइनॉरिटी से रिलेटेड थिंकर जो माइनॉरिटी राइट की बात करते हैं, उसमें से पॉपुलर नाम है बिल किमलिका का। बिल किमलिका ने एक बुक लिखी है मल्टीकल्चरलिज्म, मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप। उसका जब पूरा नाम है वो ये है कि मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप, अ लिबरल थियरी ऑफ माइनॉरिटी राइट, है ना। तो ये क्वेश्चंस आता है बिल किमलिका का, ये माइनॉरिटी राइट पर वर्क कर रखी हैं, ठीक है। फिलहाल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। हु एमंग द फॉलोइंग टॉक्ड अबाउट अ थर्ड डायमेंशन ऑफ पावर? बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट है ना।
बहुत ही पॉपुलर और अच्छा कॉन्सेप्ट है। स्टीवन ल्यूक्स ने इसको दे रखा है, करेक्ट ऑप्शन थर्ड आपको मिलेगा। इसमें थ्री डायमेंशन ऑफ पावर की बात की है। थ्री डायमेंशन ऑफ पावर में क्या बताया इन लोगों ने, मतलब स्टीवन ल्यूक्स ने क्या कहा है थ्री डायमेंशन ऑफ पावर में। इनकी थियरी यही क्लेम करती है कि क्या है कि यार जो पावर है हमारी, वो उसको एक्सरसाइज करने के तीन तरीके हैं। पावर इज एक्सरसाइज इन थ्री वेज। कौन कौन से हैं? एक है डिसीजन मेकिंग पावर, दूसरी है नॉन डिसीजन मेकिंग पावर, और थर्ड है आइडियोलॉजिकल पावर। स्टीवन ल्यूक्स पे तो ये थर्ड डायमेंशन का क्वेश्चन आ गया, थ्री डायमेंशन ऑफ पावर। लेकिन अब आपको ये याद करना है कि तीन डायमेंशन है कौन? डिसीजन मेकिंग, नॉन डिसीजन मेकिंग पावर, आइडियोलॉजिकल पावर। इन पे क्वेश्चन नेक्स्ट पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टू द क्वेश्चन, यहाँ पे आप लोग जैसे फुकू हैं, माइकल फुकू, मिचेल फुकू। तो मिचेल फुकू का कॉन्सेप्ट पावर पे है। इन्होंने पावर एज नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दे रखा है। हैना आरेंट का पावर पे बहुत अच्छा पॉपुलर कोटेशन है एक। हाँ, इन्होंने एक कोटेशन दे रखा है हैना आरेंट ने। वो कोटेशन ये है कि यार वायलेंस जो होती है ना, वायलेंस अपीयर्स वेयर पावर इज इन जियोपैरिटी। मतलब समझे? वायलेंस अपीयर्स वेयर पावर इज इन जियोपैरिटी, मतलब ये कहना चाहती है कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी नॉट डायरेक्टली, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वायलेंस। माने अगर पावर बढ़ती है तो वायलेंस कम होता है, और वायलेंस कम होता है तो पावर बढ़ती है। एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, ये उन्होंने डिफिनेशन दे रखी है, इसको याद कर लीजिएगा। वायलेंस अपीयर्स वेयर पावर इज इन जियोपैरिटी बट लेफ्ट टू इट्स ओन कोर्स इट एंड्स इन पावर डिसअपीयरेंस। मोटा मोटा ये जानिए कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वायलेंस। क्वेश्चन नंबर 37 हम देखते हैं क्या है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द राइट्स ऑफ मैन? कई बार क्वेश्चन इस पे आ गया है। थॉमस पेन की बुक है ये। करेक्ट ऑप्शन क्या है? थॉमस पेन। ओके, यहाँ पे वो आपको सेकंड ऑप्शन देखिए ओल्टेयर है ना। ओल्टेयर पे एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है, वो ये है कि इनकी एक कोटेशन है, बहुत ही पॉपुलर कोटेशन है कि गॉड इज़ ऑलवेज ऑन द साइड ऑफ द बिगेस्ट बटालियन। आपको भी अपने अंदर ये सोचना है ना। भगवान उन्हीं की हेल्प करते हैं जो अपनी हेल्प करते हैं। तो गॉड इज़ ऑलवेज ऑन द साइड ऑफ बिगेस्ट बटालियन, ऐसा वोल्टेयर ने कहा है। तो इसको मेंशन कर लो और याद कर लो, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। महात्मा गांधी जी पे कई सारी चीज़ें हैं, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे महात्मा गांधी अपने आप को इनलाइटेंड एनार्किस्ट कहते थे। ओके, और इस पर क्वेश्चंस भी आया है। इनका ये जो जिससे इन्फ्लुएंस थे लियो टॉलस्टॉय, वो पैसिफिस्ट एनार्किस्ट था लियो टॉलस्टॉय, और महात्मा गांधी अपने आप को इनलाइटेंड एनार्किस्ट कहते थे। ओके, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट बुक लिख रखी थी हिंद स्वराज 1909 पे। पब्लिकेशन ईयर मस्ट है इस किताब का, पब्लिकेशन ईयर तो मस्ट है। 1909 में इन्होंने किताब लिखी हिंद स्वराज, पब्लिश हुई। ओके, जिसमें इन्होंने स्वराज का कॉन्सेप्ट दिया, ओशनिक सर्किल का कॉन्सेप्ट दिया। और क्या क्वेश्चन आता है, पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था कि पॉलिटिकल गुरु कौन था गांधी जी का, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, है ना। तो ऐसे आपको करना है। रिचर्ड डॉर्किन, रोनाल्ड डॉर्किन, इन पे मैं बताऊंगा बाद में। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं फिलहाल। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द हाई कास्ट हिंदू वुमेन? दिस इज ऑल्सो ए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑन फेमिनिस्ट थिंकर्स। फेमिनिज्म आपको अच्छे से पढ़ाई करना है। कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपको एक दो इंडियन थिंकर्स मिल जाएगी, 2-3 आपको वेस्टर्न थिंकर्स मिल जाएगी, जिन पे क्वेश्चन मतलब कि एक पेपर में कम से कम 3 क्वेश्चन आपको फेमिनिज्म पे मिलेगा ही मिलेगा। तो ये करेक्ट ऑप्शन इसका है द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। पंडिता रामाबाई की किताब है, पब्लिश कब हुई थी? 1887 में पब्लिश हुई थी। मतलब ये किसकी कंटेम्पोरेरी है? राजा राम मोहन रॉय की कंटेम्पोरेरी है। कभी कभी आपको ऑर्डर करने मैंने थिंकर्स दे दिया गया है, पंडिता रामाबाई, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, इनको ऑर्डर में लगाओ तो कुछ चीज़ें अगर आपको याद रहेगी कि यार पंडिता रामाबाई, राजा राम मोहन की राय की कंटेम्पोरेरी, तो आप अच्छे से कर ले जाओगे, ठीक है। पंडिता रामाबाई की अगर बात करें तो ये फर्स्ट वेव फेमिनिस्ट थिंकर है। फर्स्ट वेव
फेमिनिज्म में वेव्स आए हैं, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, प्रेजेंट टाइम की वेव, तो बहुत सारे वेव्स हैं इसमें। तो फर्स्ट वेव का मतलब ये है कि जो लिबरल थिंकर नहीं थी, लिबरल फेमिनिस्ट थिंकर, उनको हमने फर्स्ट वेव में रखा। फिर उसके बाद रेडिकल फेमिनिस्ट थिंकर आई, उनको हमने सेकंड वेव में रखा। तो ऐसे ऐसे करते करते हमने क्लासिफिकेशन कर रखा है। तो फेमिनिस्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट वेब में मैरी ओल्सनक्राफ्ट भी थी, और जेएस मिल भी थे, राजा राम मोहन रॉय भी थे। मैरी ओल्सनक्राफ्ट की एक बुक है विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन 1792, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जेएस मिल सब्जुगेशन ऑफ वुमेन, क्या है सब्जुगेशन ऑफ वुमेन, अपनी वाइफ हैरियट टेलर के साथ मिलकर इसने लिखी है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है, the policy of structural adjustment was initially mooted by the policy of structural adjustment की बात आती है तो आपको याद करना चाहिए जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं आप चेक करो, इसमें चौथा आपको मिलेगा IMF एंड वर्ल्ड बैंक। IMF एंड वर्ल्ड बैंक आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ओके, IMF का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आपको पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन है, और वर्ल्ड बैंक का जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है ना। IMF 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था, 190 मेंबर्स हैं इसके, और हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC में है। और IMF पे जो अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है वो गीता गोपीनाथ का है। आपने हाल फिलहाल में सुना होगा कि ये फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है IMF की। इनका भी जो टेन्योर है वो चल ही रहा है। पिछली जनवरी में इन्होंने, पिछली जनवरी नहीं यार, अभी जो जनवरी है ना, 21-22 जनवरी में इन्होंने अपना ये पोजीशन ली है, फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर IMF की। और इंडियन भी है, इंडियन ओरिजिन की है, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक क्या है कि ये IMF से एक साल पहले आया था, 1944 में आया था जुलाई में, और IMF 1945 में आया था। इसका भी हेडक्वार्टर ये वहीं पे है DC में, वाशिंगटन DC में। ओके, तो ये एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। इसमें आपको मैच करना है जेएस मिल, सुम्पीटर, रॉबर्ट डाल, कोहेन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फिलहाल, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल सकती है। जैसे जेएस मिल का कौन सा कॉन्सेप्ट इसने दे रखा है, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। जेएस मिल का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का है। सुम्पीटर का कौन सा कॉन्सेप्ट है, डेमोक्रेसी एज अ पॉलिटिकल मैथड। सी वाला देखिए, सेकंड का सी होगा। सुम्पीटर ने डेमोक्रेसी एज अ पॉलिटिकल मैथड। रॉबर्ट डाल का क्या है, इनलाइटेंड अंडरस्टैंडिंग है। कोहेन का कौन सा है, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी है। ओके, ये चीज़ है, आप मैच कर लीजिए इसे। और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे जेएस मिल का एक कोटेशन है जो पेपर में पूछा जा चुका है पहले, जस्टिस एज परफेक्ट ऑब्लिगेशन। जस्टिस को इन्होंने क्या बोला है, जस्टिस इज परफेक्ट ऑब्लिगेशन। जेएस मिल का कोट है, इम्पोर्टेंट है, पीछे इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं। सुम्पीटर की बात करें तो इसने जो पॉपुलरली इसको जाना जाता है, सुम्पीटर को किस लिए जाना जाता है, इन्होंने नेगेटिव व्यू ऑफ डेमोक्रेसी की बात की है, नेगेटिव व्यू ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। इसीलिए इसको क्रिटिसाइज कर दिया है रॉबर्ट डाल ने। रॉबर्ट डाल ने सुम्पीटर को ज़बरदस्त क्रिटिसाइज करते हुए कहा है कि क्यों क्रिटिसाइज किया, क्योंकि इसने नेगेटिव एलिटिस्ट व्यू ऑफ डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट दिया है, इसलिए अच्छे से इसको घसीटा है। ओके, तो रॉबर्ट डाल की बात कर लेते हैं हम। इसने बुक लिखी थी साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम 1947 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बुक्स के बारे में तो पूछ लिया गया है, लेकिन उम्मीद रखिए कि आने वाले समय में 3 प्रॉब्लम्स के बारे में भी पूछ सकता है। साइंस जो बुक है रॉबर्ट डाल की, साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स 1947 में पब्लिश हुई थी। तो इसकी 3 प्रॉब्लम जो बताई है अपनी इस बुक में, वह है वैल्यूज़, बिहेवियर, कल्चर। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम्स इसने बताई है। और क्या कहा है कि यार ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कोई साइंस वाइंस नहीं है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ नॉट साइंस। ये रॉबर्ट डाल का स्टेटमेंट है, याद रखिए, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, फिलहाल वीडियो लंबा हो गया, मैं नेक्स्ट वीडियो में
आगे के क्वेश्चन करूँगा। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हो, पूछ सकते हो। और अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ख्याल रखिए अपना, ठीक है, बाय बाय।